Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 9 of the chapter. In the last class we have discussed basically the consequences of shock therapy, results of shock therapy, and I hope that is completely clear to all of you. Today we are going to study what after that. Tensions and conflicts. What were the major issues which were concerning in the all countries? Right, that we will discuss, but before that let us have a look on this particular picture, what it is telling to us. As a result of shock therapy, about half of the Russia's 1500 banks and other financial institutions went bankrupt. मतलब दिवालिया हो गई टाइप से. बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, जितनी मनी आपके पास है उससे ज्यादा आपके ऊपर रेंट है, कर्ज है, वो होता है बैंकरप्ट की सिचुएशन. तो बेसिकली क्या हुआ, 1500 बैंक्स और जितने भी उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे के सारे बैंकरप्ट की सिचुएशन में चले गए. दिस इमेज इज ऑफ दी व्हाट इज दैट, इनकॉम बैंक, रशिया सेकेंड लार्जेस्ट बैंक, रशिया के सबसे दूसरे बड़े बैंक की पिक्चर आपको शोन है. दैट वेंट बैंकरप्ट इन 1998. एज अ रिजल्ट द मनी ऑफ 10,000 कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स वाज लॉस्ट. अब ऑफ कोर्स अगर बैंकरप्ट की सिचुएशन होती है ना, तो जिन लोगों के उसमें शेयर्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स जो लोग होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है. तो बेसिकली उन लोगों के शेयर जो होल्डर्स थे, बहुत सारा लॉस हुआ उन लोगों को, सब मनी एक टाइप से लॉस्ट हो गई. अलॉन्ग विद द मनी कैप्ट इन द बैंक वाज बैंक बाय कस्टमर्स, और जिनके एक टाइप से जो स्टेट होल्डर्स थे, उसके अलावा जो लोग जिनके वहां पे अकाउंट्स थे, जिनकी मनी वहां पे रखी हुई थी, उन कस्टमर्स की भी मनी लॉस्ट हो गई एक टाइप से, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई. राइट, तो मतलब आप मान के चल सकते हो इकोनॉमी की जो पोजीशन थी, कंडीशन थी, दैट वाज वेरी मच क्रिटिकल, यू कैन से. So now let us come on the major topic of today's class, that is tensions and conflicts. What were the tensions and which kind of conflicts that were in the middle of all of the countries, right? So most of the former Soviet republics are prone to conflicts. Prone मतलब क्या होता है, all of the countries they were having impact of the USSR conflicts, you can say. सब में conflicts चले हुए थे, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी एक टाइप से जो फील कर रही थी दैट यस वी आर स्टेबल. हर किसी के ऊपर कन्फ्लिक्ट्स का इंपैक्ट आप लोग देख पा रहे हो. एंड मैनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज. सब में आपको इनसिक्योरिटी जैसी सिचुएशन, सिविल वॉर. अब देखो सिविल वॉर क्यों होता है एक टाइप से, कई बार हालांकि और पोजीशंस भी हो सकती हैं, लेकिन यहां जो रीजन है वो क्या है, लोगों के पास बेसिक एम्यूनिटीज नहीं हो रही है. पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. राइट, जब लोगों के पास नीड्स फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, पैसा डूब चुका है पूरी तरीके से, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, राइट, असेंशियल चीजों के प्राइसेस बिल्कुल स्काई को टच करने वाले हैं, तो ऐसे में लोगों की लाइफ ऑफ कोर्स डिफिकल्टी की लेवल की और इंक्रीज हो रही है. दे आर लिविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन. ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में ऑफ कोर्स सिविल वॉर ही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा माफियाज और इन सबका इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रहा था. तो ऑफ कोर्स सिविल वॉर होंगे ही होंगे, क्योंकि जब लोगों के पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेंगे, दे विल बी डूइंग वॉर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना. राइट, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव वे में चलती है, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपके पीस के ऊपर भी हमेशा पड़ता है. कीप इट इन योर माइंड. सो कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स. और देखो जब भी किसी कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इफ द कंट्री इज नॉट एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स ऑन पीपल, उसका बेनिफिट्स हमेशा जो आउटसाइडर्स होते हैं ना, दे जस्ट ट्राई टू टेक इट. अगर आप लोग अपनी कंट्री की बात करोगे, आप लोग अगर देखोगे जहां पर ना नक्सलिज्म अगर पीक पे है ना, अगर आप ईस्टर्न घाट्स की बात करते हो, अगर आप उन एरियाज की बात करोगे या जहां पर भी आपको नक्सलिज्म देखने को मिलता है, अगर हमारी गवर्नमेंटल पॉलिसीज कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ना पीस मेंटेन नहीं कर पाती, तो आउटसाइडर्स और जो हमारी एनिमी कंट्री यू कैन से, वो हमेशा उसको फंडिंग करने की कोशिश करती हैं. क्योंकि अगर किसी एक कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे तो हमेशा वो दूसरी कंट्री ना उसका एडवांटेज ले ही लेती है. ये हमेशा से हैपन होता है. तो ऐसे में यहां पर भी सिमिलर चीजें हैपन हो रही हैं, यहां पर भी आउटसाइडर्स उसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, इन रशिया टू रिपब्लिक्स, कौन कौन से, चेचेनिया एंड डेगिस्तान, हैव had violent secessionist movement.
कि हमें रशिया के साथ ही नहीं रहना। सेशनिस्ट क्या होता है बेसिकली? सेशनिस्ट होता है कि सेपरेट हो जाना, राइट? अब वो दोनों डिमांड कर रहे हैं कि हमें नहीं रहना रशिया के साथ, वी डू नॉट बी द पार्ट ऑफ रशिया। ऐसी चीजें, ऐसी डिमांड्स हर एक कंट्री में उठती रहती हैं, बट यहां इतनी ज्यादा सीरियस इसीलिए है क्योंकि इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर चुके हैं, राइट? तो यहाँ पे इसीलिए चीजें और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उन्होंने डिमांड रखी सेशनिस्ट मूवमेंट की दैट यस वी डू नॉट बी द पार्ट ऑफ रशिया नाउ। Moscow's method of dealing with the Chechen rebels and indiscriminate military bombing have led to many human rights violations, but failed to deter the aspirations for independence. अब रशिया इनके साथ ऑफ कोर्स अच्छे से तो डील करेगा नहीं, क्योंकि रशिया ऑफ कोर्स क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो आर्म्स भी यूज करेगा, मिलिट्री वेपन्स भी यूज करेगा, राइट? देखो हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है कि अब देखो अगर आप पिछली यू कैन से अगर आप पिछली बुक की अपनी बुक की बात करोगे, आपने देखा था इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आपने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था, तो हमने जस्ट पीस के तरीके से अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट नहीं करके रखा है। जहां पर हमें मिलिट्री की रिक्वायरमेंट लगी ना, वहां हमने मिलिट्री को भी यूज किया है ना? हुक एंड क्रुक एवरी मेथड वाज यूज्ड। जब हमने इंटीग्रेशन किया था प्रिंसली स्टेट्स का, याद आ रहा है? यहां पर भी तो आप देखो क्या करेंगे रशिया वाले, ऑफ कोर्स दे विल आल्सो ट्राई टू यूज देयर मिलिट्री टेक्निक्स। ऐसे में उन्होंने भी क्या किया, अब जो उन्होंने जिस तरीके से डील किया उस चीज के साथ, लोगों में सेशनिस्ट मूवमेंट की डिमांड है, तो ऐसे में रशिया को उस टाइम पे थोड़ा कम डाउन होना चाहिए था कि नो वी विल फुलफिल योर डिमांड्स, योर बेसिक नीड्स एंड डू नॉट गेट सेपरेट फ्रॉम रशिया, राइट? ऐसे में उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके आना चाहिए था, क्योंकि देखो कंट्री तभी रहती है जब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है दैट यस वी आर सेफ एंड सिक्योर, वरना ऐसे मोमेंट्स आपको डेली देखने को मिलेंगे। लेकिन रशिया ने जिस मेथड के साथ डील किया, जिस तरीके से वहां पे मिलिट्री ने बॉम्बिंग की है ना, तो ऐसे में अगर आप कोई अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, आप उनके ऊपर बॉम्ब डाल रहे हो, तो ऐसे में क्या है, इट इज नॉट एप्रोप्रिएट ना, ये आप उनके ह्यूमन राइट्स का वोलेशन ही तो कर रहे हो। तो यहां पर लोगों ने क्या फील किया कि नहीं हमारे तो ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो रहा है। वो ह्यूमन राइट्स का वोलेशन तो हो ही रहा है, साथ में जो लोगों की डिमांड्स थी ना, वो और ज्यादा स्पीड गेन करेंगी और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करेंगी, राइट? तो यहां पर अब लोगों की उन डिमांड्स को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो गई, राइट? मतलब यहां ह्यूमन राइट का वोलेशन तो हुआ ही, बट इवन देन रशिया वाज नॉट एबल टू सप्रेस द फीलिंग ऑफ सेपरेट नेशन, यू कैन से, और वाज नॉट एबल टू सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर आई थिंक? In Central Asia, Tajikistan witnessed a civil war that went on for 10 years till 2001. सेंट्रल एशिया की भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, यहां पर भी तजाकिस्तान ने सिविल वॉर को फेस किया लगभग 10 इयर्स तक। मतलब आप ये मान के चल सकते हो जितनी भी कंट्री इनके पार्ट्स थी उन सब में प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। पहले उन लोगों ने खुद प्रॉब्लम क्रिएट की शॉक थेरेपी के थ्रू, है ना, जब वो चाह रहे कि हम बिल्कुल रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग गेन कर लें। जब वो नहीं हो पा रहा है तो ऑफ कोर्स कंट्री सारी की सारी कंट्रीज की पोजीशन खराब है। अब हर एक जगह आपको सिविल वॉर, कहीं ना कहीं मिलिट्री वेपन्स, बॉम्बिंग, ये सारी चीजें कॉमन देखने को मिलेंगी। The region as a whole has many sectarian conflicts in Azerbaijan province of Nagorno-Karabakh. Some local eminents want to sit and join, you can say, Armenia. अब यहाँ पर भी डिफरेंट चीजें चल रही हैं। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ये चल रहा है कि कोई कुछ पार्ट किसी और को ज्वाइन करना चाह रहा है, कोई पार्ट किसी और को ज्वाइन करना चाह रहा है। मतलब एक सेक्शन है सोसाइटी का जो चाह रहे हैं कि हम आर्मेनिया को ज्वाइन कर लें। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम 2 प्रोविंस। अब जॉर्जिया भी पीछे नहीं है, जब सारी कंट्रीज में डिमांड उठ रही है, तजाकिस्तान में डिमांड उठ रही है ना, तब जॉर्जिया, आर्मेनिया में सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो जॉर्जिया कैसे पीछे रहेगा। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस। यहाँ पर 2 प्रोविंसेस इंडिपेंडेंस की डिमांड उठा रही हैं। वहां क्या हुआ, वहां पर भी ऑफकोर्स सिविल वॉर। अब वो दो क्या बोल रहे कि हमें जॉर्जिया के साथ नहीं रहना, अब उसने भी क्या कर दिया, सिविल वॉर को क्रिएट कर दिया। There are movements against the existing regimes in Ukraine. आज भी आप लोग देख पा रहे हो ना, वो जो रशिया यूक्रेन की फाइट चल रही थी उसके रूट्स आपको कहीं ना कहीं यहीं से देखने को मिल रहे हैं, राइट? तो यहां पर भी जो क्योंकि यूक्रेन किसका पार्ट था, रशिया का पार्ट था, ठीक है। यहां पर भी क्या हो रहे हैं, यूक्रेन में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, किर्गिस्तान में भी, जॉर्जिया में भी। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स। अब देखो पहले तो वो कंबाइंड फॉर्म में वर्क कर रहे थे, बट अब क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि अब वो लोग हर एक चीज इंडिविजुअली चाह रहे हैं।
ऐसे में अब रिवर वाटर के ऊपर भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अगर आप देखोगे पहले जब तक बांग्लादेश नहीं बना तो बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, हालांकि पाकिस्तान का पार्ट बना था पहले, लेकिन अगर आप मान के चलो कि पार्टीशन से पहले तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बोथ वर द पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जैसे अलग कंट्री बने तो ऑफ कोर्स क्या होगा, हमारे और दोनों कंट्रीज के बीच में हमेशा वाटर को लेकर डिस्प्यूट चलते हैं। यहां पर भी सिमिलर मैनर है, रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट चलने शुरू हो गए। All this has led to instability, making life difficult for the ordinary citizens. और देखो ये कन्फ्लिक्ट्स तो चलते रहते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है ना, वो प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ती है? जो ऑर्डिनरी पीपल है, राइट? क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन जो कॉमन पीपल हैं दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, और यहां पर भी ऑर्डिनरी पीपल दे हैव टू फेस प्रॉब्लम। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। क्योंकि जो क्या था, जो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक था उसमें क्या था, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, मतलब वाटर से कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज जनरेट कर सकते, वो वाली अथॉरिटी थी उनके पास, वो वाले रिसोर्सेज थे उनके पास, विच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट। ऐसे में ऑफ कोर्स उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है दे वर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ दैट। तो अब जब सेंट्रल एशिया है जिसके पास हाइड्रोकार्बन है, दे वर बेनिफिटेड बाय दैट। Central Asia has also become a zone of competition between outside powers and oil companies. अब देखो इनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, तो अब जो बाहर से ऑफ कोर्स जो कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करेंगी तो ये क्या करेंगी, उनके लिए अट्रैक्शन का सोर्स बन जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, ये एक कंपटीशन बन गया, कंपटीशन का एरिया बन गया, किस किस के बीच में, जो आउटसाइड जो ऑयल कंपनीज है उनके बीच में भी, जो आउटसाइडर्स इन्वेस्ट करना चाह रहे उनके बीच में भी। सो इट वाज अ पॉइंट ऑफ कंपटीशन यू कैन से। द रीजन इज नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया। ये क्या था, अब देखो अगर आप देख पा रहे हो तो रशिया ये भी इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेगा, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया, इतने सारे एरियाज के क्लोज है। फिर क्या हुआ, आफ्टर 11 सितंबर 2001, ये क्या था, 9/11 का इंसिडेंट, जिसमें यूएस के जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी एक टाइप से, उसके ऊपर अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था। वो वाला इंसिडेंट है जिसने कहीं ना कहीं ये शो किया था कि ऑल्दो यूएसए दिखाता है कि वर्ल्ड में उसकी मोनोपोली है, वर्ल्ड में सिर्फ सिंगल पॉल है, बट इवन देन अगर वो खुद की मतलब अपनी डिफेंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि ये वर्ल्ड की एक सोल पावर है, अलोन पावर है, राइट? तो बेसिकली फिर क्या हुआ, द यूएस वांटेड मिलिट्री बेसिस इन द रीजन एंड पेड द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल सेंट्रल एशियन स्टेट्स टू हायर बेसिस एंड टू अलाउ एयरप्लेन्स टू फ्लाई ओवर देयर टेरिटरी ड्यूरिंग द वॉर्स इन अफगानिस्तान एंड इराक। अब देखो फिर क्या हुआ, इसके बाद आप लोगों ने ऑपरेशन गल्फ स्ट्रीम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये आप लोगों ने सुने होंगे। तो अब जब यूएसए ने देखा ना, हमेशा ना यूएसए कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करता ही करता है। तो ऐसे में जब यूएस ने देखा कि जो वेस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, उसमें क्या है, आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है, रिसोर्स की भी पॉसिबिलिटी है, और ये एरिया है एक टाइप से सेंटर है, राइट? तो ऐसे में यूएसए ने क्या किया, यूएसए चाह रहा था यहाँ पर अपने मिलिट्री बेसिस को बनाना, और ऐसे में उसने क्या किया, गवर्नमेंट को, उन कंट्रीज की गवर्नमेंट को पे किया, और क्या बोला कि आप हमारे ना एयरप्लेन्स को अलाव कर देना यहां से फ्लाई करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा सद्दाम हुसैन के बारे में, अगर आप, है ना, आई थिंक यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट, सद्दाम हुसैन इराकी डिक्टेटर। तो अब क्योंकि उनके अगेंस्ट में फाइट चल रही थी, तो ऐसे में यूएस चाह रहा था कि अगर वो फाइट करें तो कोई ऐसा सेंटर होना चाहिए जहां से उनके प्लेन्स फाइट कर सके, फ्लाइट ले सकें। तो ऐसे में वो चाह रहे थे कि ये जो आपकी कंट्रीज हैं ये यूएस को हेल्प करें, समझ आया? तो ये अट्रैक्शन का सोर्स बन गया फॉर यूएस ऑल्सो। However, Russia perceives that the states as its near abroad and believes that they should be under Russian influence. अब रशिया हालांकि ब्रेकडाउन हो चुका है, रशिया की बैकबोन टूट चुकी है, बट इवन देन रशिया चाहेगा नहीं, ये यूएस के कंट्रोल में तो नहीं जाने चाहिए, है ना। ऐसे में वो क्या सोचेंगे कि मेरे नियर अब्रॉड है, इसलिए इसको रशिया के अंडर कंट्रोल होना चाहिए। चाइना हैज इंटरेस्ट हियर बिकॉज ऑफ ऑयल रिसोर्सेज, और चाइना भी इकोनॉमिकली गेन कर रहा था उस टाइम पे, हालांकि आज भी चाइना पावरफुल पोजीशन में है। तो चाइना का इंटरेस्ट कहां था, ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर। एंड द चाइनीज हैव बिगिन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड। इसलिए चाइना हमेशा क्या करता है, या तो ट्रेड पॉलिसी के साथ या फिर डेप्ट पॉलिसी के साथ, कि कंट्रीज को कर्ज दे दो, उसके बाद अपनी मनमानी बातें उनसे मनवा लेना। तो चाइना ने भी यहां पर अपने इंटरेस्ट पूरे करने शुरू कर दिए।
देखो समझ पा रहे हो आप लोग, जो आपको ये देख पा रहे हो सेंट्रल एशिया वाला, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, ये हर एक जगह से कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का सोर्स बन रहा है। हर एक कंट्री यहां पर अपना पावर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास हाइड्रोकार्बन है। ऐसे में क्या हो रहा है, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन इट। चाहे आप रशिया का एग्जांपल लेते हो, क्योंकि रशिया सोच रहा है कि मेरे नियर अब्रॉड है तो इनको रशिया के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। यूएस चाह रहा है कि जब वो किसी और कंट्री के साथ फाइट करे तो सेंट्रल एशिया से वो अपने एरोप्लेन्स और वो सारी की सारी चीजों को फ्लाइट करवा सके, इसीलिए यूएस भी वहां इंटरेस्टेड है। चाइना क्यों इंटरेस्टेड है? चाइना इंटरेस्टेड है वहां पर ऑयल रिसोर्सेज की वजह से, इसीलिए चाइना भी क्या कर रहा है, अब चाइना भी क्लोज आ रहा है उन कंट्रीज के, और चाइना चाह रहा है कि वो भी अपने ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश कर ले। क्लियर आई थिंक। इन ईस्टर्न यूरोप चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू। अब चेकोस्लोवाकिया, ईस्टर्न यूरोप में भी अब देखो हर जगह कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ईस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा है, चेकोस्लोवाकिया ना टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, चेक्स एंड स्लोवाक्स, इन दो पार्ट्स में, फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब चेकोस्लोवाकिया, पहले ये दो थे, मतलब एक थे, बाद में क्या बन गए, चेक्स एंड स्लोवाक्स, दो कंट्रीज बन गए इंडिपेंडेंट। बट द मोस्ट सीवियर कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। मतलब देखो कई प्लेसेस पे आपको दिखे कन्फ्लिक्ट्स आए, सिविल वॉर आए, है ना, पार्ट्स में भी एक कंट्री की दो कंट्रीज भी बनी, लेकिन सबसे जो आपको टफ कंपटीशन, सबसे प्रॉब्लम देखने को मिली, कन्फ्लिक्ट देखने को मिली, वो आपको बाल्कन रिपब्लिकन यूगोस्लाविया में देखने को मिली। आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंस लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। मतलब ये तो कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया एक टाइप से, सबने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी। एथनिक सर्ब्स अपोज दिस। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, जो वहां पे इंपॉर्टेंट ग्रुप था सर्ब्स कम्युनिटी, उन्होंने इसको अपोज किया, एंड अ मैसेकर ऑफ नॉन सर्ब बोस्नियंस फॉलोड। और ऐसे में क्या हुआ, जो सर्ब्स थे वो हाई स्ट्रेंथ में थे, लार्ज स्ट्रेंथ में थे, तो उन्होंने मैसेकर एक टाइप से इंट्रोड्यूस करवा दी, लोगों को मारना शुरू कर दिया, मास किलिंग और वो सारी चीजें होना शुरू हो गई। The NATO intervention and the bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic civil war. अब यहां पर पीस मेंटेन करने के लिए क्या हुआ, बॉम्बिंग हुई, नाटो ने भी इंटरवेन किया। ऑफ कोर्स नाटो ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि अगर नाटो इंटरवेन करेगा तो यूएस का इंपॉर्टेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में अब क्या हुआ, बॉम्बिंग हुई, और उन सारी की सारी चीजों की वजह से यहां कंडीशन बहुत खराब हुई, यहां पर सिविल वॉर की कंडीशन शुरू हो गई। तो इट मींस व्हाट यू आर एबल टू सी, जो आप लोगों ने देखा वो सारी चीजें इतनी इजी नहीं थी, है ना। व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, आप देख पा रहे हो, एवरीथिंग दैट वाज प्रॉब्लमेटिक इन एवरी कंट्री, यू आर एबल टू सी सिविल वॉर, यू आर एबल टू सी कंट्रीज वर हैविंग लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, यू आर एबल टू सी, है ना। हर एक कंट्री में आपको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस होने की डिमांड्स आपको देखने को मिल रही है। तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू आर क्लियरली एबल टू सी टिल हियर। आई थिंक क्या क्या टेंशन थे, क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स थे, आई थिंक वो आपको यहां तक कंप्लीटली क्लियर है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट विद द नेक्स्ट वीडियो, राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक प्रॉपरली। आई होप टिल हियर everything is clear to all of you completely. You are able to understand what were the conflicts and how did they try to tackle it. Along with that, now India was also emerging like a big country, you can say, because till 1991 we have also introduced LPG reforms, liberalization, privatization, globalization reforms. So now in which manner we will try to make our relation with post communist country, what will be the, you are able to see till now also we are having good control, we are having good relation with Russia especially, है ना, we are able to say that yes, Russia is our true friend, right, trustworthy friend. So in which manner we are able to see that India is having good relation with Russia, post communist country. So all these things we will discuss in next video. I hope till here everything is completely clear to all of you. If you are having any kind of doubt and conflict, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the next topic, India and post communist country. Till then, keep learning and stay connected. But the most important thing, if you are able to understand the topic, please press the like button. Thanks for being connected. Thank you. Thanks a lot.